चीन का उदय, प्राचीन शुरुआत से लेकर वर्तमान महाशक्ति बनने तक का सफर। चीन का इतिहास हजारों साल पुराना है। एक प्राचीन सभ्यता से लेकर आज की वैश्विक आर्थिक और सैन्य महाशक्ति सुपर पावर बनने तक चीन का सफर बेहद उतार चढ़ाव, संघर्ष और अभूतपूर्व विकास से भरा रहा है। आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैश्विक राजनीति में एक धुरी का काम कर रहा है। आइए चीन के इस ऐतिहासिक सफर को विस्तार से समझते हैं। 1. प्राचीन और शाही चीन, एंशिएंट एंड इंपीरियल चाइना। चीन का इतिहास राजवंशों, डायनेस्टीज के इर्द गिर्द घूमता है। प्रारंभिक राजवंश शिया, शांग और झोउ राजवंशों ने प्राचीन चीन की नींव रखी। एकीकरण 221 बीसी किन क्यून राजवंश के दौरान चीन पहली बार एक सूत्र में बंधा। इसी समय चीन की महान दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण शुरू हुआ। स्वर्ण युग हान, तांग, टैंग और मिंग राजवंशों के दौरान चीन ने कला, साहित्य और विज्ञान में अभूतपूर्व प्रगति की। रेशम मार्ग, सिल्क रोड के जरिए चीन का व्यापार यूरोप और अफ्रीका तक फैल गया। कागज, बारूद, छपाई और कंपास जैसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार इसी दौर में चीन में हुए। 2. अपमान की सदी, द सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। 1839-1949। 19वीं सदी तक आते आते अंतिम शाही राजवंश किंग च्विंग राजवंश कमजोर पड़ने लगा था। अफीम युद्ध, ओपियम वॉर्स, ब्रिटिश साम्राज्य के साथ हुए अफीम युद्धों में चीन की हार हुई। इसके बाद चीन को कई असमान संधियों, अनइक्वल ट्रीटीज पर हस्ताक्षर करने पड़े और हांगकांग जैसे क्षेत्र विदेशियों को सौंपने पड़े। विदेशी आक्रमण, पश्चिमी देशों और बाद में जापान ने चीन के संसाधनों का शोषण किया। इस पूरे दौर को चीनी इतिहास में अपमान की सदी कहा जाता है, जिसने चीनी राष्ट्रवाद को जन्म दिया। 3. राजशाही का अंत और गृहयुद्ध, 1912-1949। गणराज्य की स्थापना 1911-12 में सिन्हई क्रांति, सिन्हाई रेवोल्यूशन के बाद किंग राजवंश का अंत हुआ और सन यात-सेन के नेतृत्व में रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। संघर्ष का दौर, जल्द ही देश वॉरलॉर्ड्स, क्षेत्रीय सैन्य सरदारों के बीच बंट गया। इसके बाद चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली नेशनलिस्ट पार्टी KMT और माओ सेतुंग, माओ जेडोंग के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी CPC के बीच लंबा गृहयुद्ध छिड़ गया। जापानी आक्रमण और द्वितीय विश्व युद्ध, 1937 में जापान ने चीन पर क्रूर आक्रमण किया। विश्व युद्ध की समाप्ति और जापान की हार के बाद चीन में गृहयुद्ध फिर से तेज हो गया। 4. माओ का युग और नया चीन, 1904-1976। 1 अक्टूबर 1949 को माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने गृहयुद्ध जीत लिया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC की स्थापना की। शुरुआती नीतियां, माओ ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में ले लिया। जमींदारों से जमीन छीनकर किसानों में बांट दी गई। ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958। ये चीन को एक औद्योगिक राष्ट्र में बदलने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास था, लेकिन ये बुरी तरह विफल रहा। इसके कारण भयंकर अकाल पड़ा और करोड़ों लोगों की जान गई। सांस्कृतिक क्रांति, कल्चरल रेवोल्यूशन, 1966-1976। माओ ने अपनी सत्ता को मजबूत करने और समाज को शुद्ध कम्युनिस्ट बनाने के लिए इस क्रांति की शुरुआत की। इस दौरान देश में भारी अराजकता फैली और अर्थव्यवस्था को गहरा नुकसान पहुंचा। 5. आर्थिक सुधार और डेंग शियाओपिंग का युग, 1978 के बाद। 1976 में माओ की मृत्यु के बाद डेंग शाओपिंग ने सत्ता संभाली। यहीं से चीन की किस्मत पलटने लगी। ओपन डोर पॉलिसी 1978 में डेंग ने ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद का नारा दिया, जिसमें पूंजीवादी बाजार के तत्वों को शामिल किया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZS, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए शेंजन जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए गए। निजीकरण, खेती में छूट दी गई और निजी व्यवसायों को पनपने का मौका मिला। देखते ही देखते चीन दुनिया के कारखाने, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में तब्दील होने लगा। 6. वैश्विक महाशक्ति के रूप में उदय, 2000 वर्तमान। 21वीं सदी में चीन का विकास बेतहाशा गति से हुआ। विश्व व्यापार संगठन ऑफ WTO 2001 में चीन WTO में शामिल हुआ। इसने चीन के निर्यात को आसमान पर पहुंचा दिया। लाखों विदेशी कंपनियों ने सस्ते श्रम के कारण चीन में अपनी फैक्ट्रियां लगाईं। गरीबी उन्मूलन, इस अभूतपूर्व आर्थिक विकास ने चीन के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, जो मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। शी जिनपिंग का युग, सी जिनपिंग ईरा, 2012 में शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन ने वैश्विक स्तर पर एक आक्रामक और मुखर असर्टिव नीति अपनाई है।
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ODRI यह एक खरबों डॉलर की बुनियादी ढांचा परियोजना है जिसका उद्देश्य एशिया, अफ्रीका और यूरोप को सड़क और समुद्री मार्गों से जोड़ना है ताकि चीन का व्यापारिक और रणनीतिक प्रभाव बढ़ सके। तकनीकी क्रांति। आज चीन केवल सामान नहीं बना रहा है बल्कि 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, स्पेस एक्सप्लोरेशन, अंतरिक्ष अन्वेषण और इलेक्ट्रिक वाहनों EV के क्षेत्र में अमेरिका को सीधी टक्कर दे रहा है। सैन्य आधुनिकीकरण। चीन ने अपनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी -PLA का तेजी से आधुनिकीकरण किया है और वह दक्षिण चीन सागर तथा ताइवान को लेकर लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। 7. आज का चीन, चुनौतियां और भविष्य। आज चीन दुनिया की शीर्ष महाशक्तियों में से एक है, लेकिन इसके सामने कई गंभीर चुनौतियां भी हैं। जनसांख्यिकीय संकट। दशकों तक लागू रही वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण अब चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और जन्म दर में भारी गिरावट आई है। भू राजनीतिक तनाव। अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ व्यापार युद्ध, ट्रेड वॉर, ताइवान का मुद्दा और मानवाधिकारों जैसे शिनजियांग में उइगर मुस्लिम को लेकर चीन का वैश्विक स्तर पर कड़ा विरोध हो रहा है। आर्थिक सुस्ती। दशकों की डबल डिजिट ग्रोथ के बाद अब चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ रही है और रियल एस्टेट सेक्टर गंभीर संकट से गुजर रहा है। निष्कर्ष। चीन का इतिहास एक कमजोर और शोषित राष्ट्र से उठकर विश्व पटल पर छा जाने की कहानी है। कठोर राजनीतिक नियंत्रण, दूरदर्शी आर्थिक नीतियों और अपने नागरिकों की अपार मेहनत के दम पर चीन ने वो हासिल किया है जो सदियों तक असंभव लगता था। भविष्य में विश्व व्यवस्था इस बात पर काफी हद तक निर्भर करेगी कि चीन अपनी आंतरिक चुनौतियों और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को कैसे संभालता है। आधुनिक चीन के इतिहास में दो सबसे महत्वपूर्ण और एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दौर रहे हैं। माओ त्से-तुंग की सांस्कृतिक क्रांति, कल्चरल रेवोल्यूशन, और उसके बाद डेंग शियाओपिंग का आर्थिक सुधार मॉडल। एक ने चीन को विनाश और अराजकता की ओर धकेला तो दूसरे ने उसे गरीबी से निकालकर आज की वैश्विक महाशक्ति बनने की नींव रखी। आइए इन दोनों युग परिवर्तक घटनाओं को विस्तार से समझते हैं। भाग 1। माओ त्से-तुंग की सांस्कृतिक क्रांति 1966-1976। सांस्कृतिक क्रांति। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति 20वीं सदी की सबसे विनाशकारी राजनीतिक घटनाओं में से एक थी। इसकी शुरुआत कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन माओ त्से-तुंग ने की थी। 1. पृष्ठभूमि। यह क्यों शुरू हुई? 1958 में माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक अभियान चलाया था जिसका उद्देश्य चीन का तेजी से औद्योगिकरण करना था। लेकिन ये नीति पूरी तरह विफल रही और इसके कारण पड़े भयानक अकाल में करोड़ों चीनी नागरिक मारे गए। इस विफलता के बाद माओ की सत्ता और प्रभाव कमजोर पड़ने लगा था। पार्टी के भीतर लियू शाओकी और डेंग शियाओपिंग जैसे व्यावहारिक नेता उभर रहे थे जो माओ की कट्टरपंथी नीतियों से दूर जाना चाहते थे। अपनी सत्ता को बचाने और अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए माओ ने 1966 में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की। उन्होंने तर्क दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी में बुर्जुआ पूंजीवादी तत्व घुसपैठ कर चुके हैं जो पूंजीवाद को वापस लाना चाहते हैं। 2. रेड गार्ड्स और अराजकता। माओ ने देश के युवाओं और छात्रों से सीधे अपील की कि वे पार्टी के भ्रष्ट और पूंजीवादी नेताओं के खिलाफ विद्रोह करें। लाखों की संख्या में युवा छात्र रेड गार्ड्स में शामिल हो गए। 4 पुरानों का विनाश, डिस्ट्रॉय द 4 ओल्ड्स। माओ ने रेड गार्ड्स को पुराने विचारों, पुरानी संस्कृति, पुराने रीति रिवाजों और पुरानी आदतों को नष्ट करने का आदेश दिया। इसके तहत ऐतिहासिक स्मारकों, मंदिरों, कलाकृतियों और प्राचीन किताबों को जला दिया गया या तोड़ दिया गया। बौद्धिक वर्ग पर प्रहार। शिक्षकों, प्रोफेसरों, वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, पीटा गया और उन्हें पुनर्शिक्षा री-एजुकेशन के लिए खेतों में मजदूरी करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भेज दिया गया। स्कूल और कॉलेज बंद। लगभग 1 दशक तक चीन की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठप रही जिससे एक पूरी पीढ़ी अशिक्षित रह गई। 3. परिणाम और अंत। इस 1 दशक ने चीन को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से दशकों पीछे धकेल दिया। लाखों लोग मारे गए या आत्महत्या करने को मजबूर हुए। 1976 में माओ त्से-तुंग की मृत्यु के साथ ही इस भयानक दौर का अंत हुआ। इसके बाद सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे गैंग ऑफ फोर माइनस, जिसमें माओ की पत्नी भी शामिल थीं, को गिरफ्तार कर लिया गया। भाग 2। डेंग शियाओपिंग का आर्थिक मॉडल। 1978 के बाद माओ की मृत्यु के बाद चीन आर्थिक रूप से बर्बाद, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग और तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ देश था। ऐसे समय में डेंग शाओपिंग ने सत्ता संभाली। डेंग एक व्यावहारिक नेता थे। उनका प्रसिद्ध कथन था, बिल्ली काली है या सफेद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वो चूहे पकड़ती है।
यानी नीतियां कम्युनिस्ट हैं या पूंजीवादी, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस उनसे देश की गरीबी दूर होनी चाहिए। डेंग ने चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद, सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स का मॉडल पेश किया, जिसमें राजनीतिक नियंत्रण तो कम्युनिस्ट पार्टी का ही रहा, लेकिन अर्थव्यवस्था में मुक्त बाजार फ्री मार्केट की नीतियां लागू कर दी गईं। 1. कृषि क्षेत्र में सुधार, डी कलेक्टिवाइजेशन। माओ के समय में खेती राज्य के नियंत्रण में कम्यून्स होती थी, जहां किसानों को कोई निजी लाभ नहीं मिलता था, जिससे कृषि उत्पादन गिर गया था। डेंग ने घरेलू जिम्मेदारी प्रणाली, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम लागू की। किसानों को जमीन पट्टे, लीज पर दी गई। उन्हें सरकार को एक निश्चित कोटा अनाज देना होता था, लेकिन उसके ऊपर हुए उत्पादन को वे खुले बाजार में अपनी कीमत पर बेच सकते थे। इससे किसानों को प्रोत्साहन मिला और चीन का कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ा। 2. विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स (SEZs) और ओपन डोर पॉलिसी। डेंग जानते थे कि चीन को विदेशी पूंजी और तकनीक की जरूरत है। 1978 में उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी लागू की। SEZs का निर्माण 1980 में शेंजन, शांताओ और जियामेन जैसे तटीय शहरों को विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया। इन क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों FDI को टैक्स में भारी छूट, सस्ता श्रम और लाल फीताशाही से मुक्ति दी गई। अमेरिका, यूरोप और जापान की कंपनियों ने सस्ते में सामान बनवाने के लिए चीन में अपनी फैक्ट्रियां लगाईं। इससे चीन दुनिया का कारखाना, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनने की राह पर चल पड़ा। 3. उद्योग और निजी उद्यमों को बढ़ावा। राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज (SOEs) को धीरे धीरे बाजार की प्रतिस्पर्धा में लाया गया। नागरिकों को अपना निजी व्यवसाय, टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइजेज शुरू करने की अनुमति दी गई। लाखों लोगों को फैक्ट्रियों में काम मिला, जिससे निर्यात, एक्सपोर्ट्स अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन बन गया। 4. डेंग के मॉडल का प्रभाव। डेंग शियाओपिंग के सुधारों का परिणाम अभूतपूर्व था। चीन ने लगातार 3 दशकों तक 10% के आसपास की आर्थिक विकास दर हासिल की। 80 करोड़ से ज्यादा लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले, जिसे विश्व बैंक मानव इतिहास की सबसे बड़ी गरीबी उन्मूलन उपलब्धि मानता है। जो शेंजन 1970 के दशक में एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव था, वो आज चीन की सिलिकॉन वैली बन चुका है। निष्कर्ष: सांस्कृतिक क्रांति जहां वैचारिक कट्टरता और राजनीतिक उन्माद का प्रतीक थी, वहीं डेंग शियाओपिंग का मॉडल व्यावहारिकता और आर्थिक प्रगति का। डेंग ने साबित किया कि यदि एक मजबूत नेतृत्व आर्थिक नीतियों को वैश्वीकरण के साथ जोड़ दे, तो एक गरीब देश भी कुछ ही दशकों में महाशक्ति बन सकता है। चीन का उदय और महाशक्तियों का टकराव, व्यापार युद्ध से लेकर ताइवान संकट तक। डेंग शियाओपिंग के आर्थिक सुधारों ने चीन को गरीबी से निकालकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बना दिया, लेकिन इसी आर्थिक ताकत ने एक नए भू राजनीतिक टकराव, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को भी जन्म दिया है। जब कोई उभरती हुई शक्ति, राइजिंग पावर, किसी स्थापित महाशक्ति, एस्टैब्लिश्ड पावर को चुनौती देती है, तो दोनों के बीच घर्षण होना स्वाभाविक है। इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में थ्यूसिडाइड्स ट्रैप कहा जाता है। आज अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ चीन का टकराव केवल वैचारिक नहीं रह गया है, ये अर्थव्यवस्था, तकनीक और सैन्य वर्चस्व की एक चौतरफा लड़ाई है। आपके अध्ययन और विश्लेषण के लिए इस जटिल विषय को निम्नलिखित मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1. व्यापार और आर्थिक युद्ध, द ट्रेड वॉर। दशकों तक अमेरिका और यूरोप ने चीन के उदय का समर्थन किया, यह सोचकर कि आर्थिक समृद्धि के साथ चीन में लोकतांत्रिक सुधार भी आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय चीन ने अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को चुनौती देने के लिए किया। व्यापार घाटा और अनुचित नीतियां, ट्रेड डेफिसिट और अनफेयर प्रैक्टिसेस। पश्चिमी देशों का सबसे बड़ा आरोप यह रहा है कि चीन ने मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड का फायदा तो उठाया, लेकिन अपने बाजार विदेशी कंपनियों के लिए पूरी तरह नहीं खोले। चीन पर अपनी कंपनियों को भारी सरकारी सब्सिडी देने का आरोप है, जिससे वे पश्चिमी कंपनियों को आसानी से पछाड़ देती हैं। बौद्धिक संपदा की चोरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। अमेरिका और यूरोप का दावा है कि चीन ने दशकों तक पश्चिमी देशों की तकनीक की नकल की है और विदेशी कंपनियों को चीन में काम करने के बदले अपनी तकनीक साझा करने, फोर्स्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए मजबूर किया है। टैरिफ वॉर 2018 में अमेरिकी प्रशासन ने चीन से आने वाले अरबों डॉलर के सामानों पर भारी टैरिफ आयात शुल्क लगा दिए। जवाब में चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाए। ये व्यापार युद्ध आज भी जारी है और इसने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ग्लोबल सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। डी-रिस्किंग और चाइना प्लस वन। कोविड-19 महामारी के बाद पश्चिमी देशों को समझ आ गया कि वे हर चीज़ के लिए चीन पर निर्भर नहीं रह सकते। इसलिए अब वे अपनी फैक्ट्रियों को चीन से निकालकर वियतनाम, भारत और मेक्सिको जैसे देशों में ले जा रहे हैं, जिसे चाइना प्लस वन रणनीति कहा जाता है।
2. तकनीकी वर्चस्व की लड़ाई, द टेक एंड चिप वॉर। आज की दुनिया में जो तकनीक पर राज करेगा वही भविष्य की महाशक्ति होगा। पश्चिमी देशों और चीन के बीच असली युद्ध अब हथियारों का नहीं बल्कि सिलिकॉन और डेटा का है। सेमीकंडक्टर चिप प्रतिबंध, माइक्रोचिप्स आज के दौर का नया तेल हैं। स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तक सब कुछ एडवांस चिप्स पर चलता है। अमेरिका ने अपने सहयोगियों जैसे नीदरलैंड और जापान के साथ मिलकर चीन को एडवांस चिप्स और उन्हें बनाने वाली मशीनें बेचने पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया है ताकि चीन की सैन्य और तकनीकी प्रगति को धीमा किया जा सके। 5G और चीनी ऐप्स पर बैन। हुआवे जैसी चीनी कंपनियों पर अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने जासूसी के संदेह में प्रतिबंध लगा दिया है। पश्चिमी देशों को डर है कि चीनी तकनीक का इस्तेमाल उनके नागरिकों का डेटा चुराने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक करने के लिए किया जा सकता है। 3. ताइवान विवाद, सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट, द ताइवान डिस्प्यूट। अमेरिका और चीन के बीच अगर कभी सीधा सैन्य टकराव हुआ तो उसका सबसे बड़ा कारण ताइवान होगा। ताइवान एक स्वशासित और लोकतांत्रिक द्वीप है, लेकिन चीन इसे अपना विद्रोही प्रांत मानता है। ऐतिहासिक दावा, 1949 के गृहयुद्ध के बाद जब कम्युनिस्टों ने मुख्य भूमि चीन पर कब्जा किया तो हारने वाली नेशनलिस्ट सरकार भागकर ताइवान आ गई। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का संकल्प है कि वो ताइवान का मुख्य भूमि के साथ पुनर्मिलन रीयूनिफिकेशन करेगी, चाहे इसके लिए बल प्रयोग ही क्यों न करना पड़े। ताइवान का रणनीतिक महत्व, चिप निर्माण का मक्का। ताइवान की कंपनी TSMC दुनिया की लगभग 60% चिप्स और 90% सबसे एडवांस चिप्स बनाती है। अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो वैश्विक तकनीक और अर्थव्यवस्था पर उसका एकाधिकार हो जाएगा। फर्स्ट आइलैंड चेन ताइवान प्रशांत महासागर में एक बेहद रणनीतिक स्थान पर है। अगर चीन ताइवान को जीत लेता है तो उसकी नौसेना को सीधे गहरे प्रशांत महासागर में बिना किसी रोक टोक के जाने का रास्ता मिल जाएगा, जो अमेरिकी नौसेना के लिए सीधा खतरा है। अमेरिका की रणनीतिक अस्पष्टता, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी। अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को मानता है, यानी वो आधिकारिक तौर पर ताइवान को एक स्वतंत्र देश नहीं मानता, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ताइवान को अपनी रक्षा करने के लिए हथियार भी बेचता है। हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के हवाई क्षेत्र और समुद्री सीमाओं में भारी सैन्य अभ्यास मिलिट्री ड्रिल्स शुरू कर दिए हैं, जिससे युद्ध का खतरा बढ़ गया है। 4. व्यापक भू राजनीतिक टकराव, वाइडर जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन। दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी। चीन इस पूरे समुद्र पर अपना ऐतिहासिक दावा करता है और वहां उसने कृत्रिम द्वीप बनाकर सैन्य अड्डे स्थापित कर लिए हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश यहां नौवहन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित करने के लिए अपने युद्धपोत भेजते रहते हैं। मानवाधिकार और मूल्य। झिंजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के उत्पीड़न और हांगकांग में लोकतंत्र को कुचलने के कारण पश्चिमी देश चीन पर लगातार प्रतिबंध लगा रहे हैं। दोनों के राजनीतिक मूल्यों, लोकतंत्र बनाम सत्तावाद में जमीन आसमान का अंतर है। रूस के साथ गठजोड़। यूक्रेन युद्ध के बावजूद चीन ने रूस के साथ असीमित साझेदारी, नंबर लिमिट्स पार्टनरशिप की घोषणा की है। ये पश्चिमी देशों, विशेषकर नाटो के लिए एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक चुनौती बन गया है। निष्कर्ष, आज चीन दुनिया को अपने नियमों के अनुसार ढालना चाहता है, जबकि अमेरिका और पश्चिमी देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी नियम आधारित विश्व व्यवस्था, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को बचाए रखना चाहते हैं। ताइवान का संकट, चिप युद्ध और दक्षिण चीन सागर का तनाव इसी महाशक्ति संघर्ष, ग्रेट पावर कंपटीशन के अलग अलग मोर्चे हैं। यह शीत युद्ध 2.0, कोल्ड वॉर 2.0 का युग है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर भी हैं और एक दूसरे को नष्ट करने की क्षमता भी रखते हैं। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जहां एक ओर सैन्य ताकत और सीमाओं का महत्व बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर तकनीक, विशेषकर सेमीकंडक्टर, नई सदी का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। चूंकि ये दोनों ही विषय, भारत चीन सीमा विवाद और वैश्विक चिप युद्ध, सेमीकंडक्टर वॉर, 21वीं सदी की भू राजनीति को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आइए इन दोनों पहलुओं का विस्तार से और गहराई से विश्लेषण करते हैं। भाग 1, भारत चीन सीमा विवाद और वैश्विक कूटनीति में भारत की भूमिका। एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतों, भारत और चीन के बीच का टकराव केवल जमीन का विवाद नहीं है, ये एशिया और दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई का भी हिस्सा है। 1. सीमा विवाद की जड़ें और LAC का स्वरूप। भारत और चीन के बीच लगभग 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा होती है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC- वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है। इस सीमा का पूरी तरह से सीमांकन डिमार्केशन नहीं हुआ है, जिसके कारण दोनों देशों के नक्शे और दावे अलग अलग हैं। विवाद को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पश्चिमी सेक्टर, लद्दाख, अक्साई चिन का क्षेत्र, जिस पर 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने अवैध कब्जा कर लिया था। वर्तमान में डेप्सांग, डेमचौक,
पैंगोंग त्सो झील और गलवान घाटी यहीं स्थित हैं। मध्य सेक्टर हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ विवाद अपेक्षाकृत कम है। पूर्वी सेक्टर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है और मैकमोहन रेखा एक्मेहन लाइन को खारिज करता है। 2. चीन की सलामी स्लाइसिंग रणनीति। चीन सीधे युद्ध करने के बजाय सलामी स्लाइसिंग की नीति अपनाता है। इसका अर्थ है बिना किसी बड़े युद्ध के धीरे धीरे और चुपचाप पड़ोसी देश की जमीन के छोटे छोटे हिस्सों पर कब्जा करना और वहां स्थायी सैन्य ढांचे, बंकर, गांव, सड़कें बना लेना। जब तक सामने वाला देश प्रतिक्रिया देता है, चीन उस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर चुका होता है। 3. हालिया टकराव डोकलाम से गलवान तक। डोकलाम विवाद 2017। चीन ने भूटान के डोकलाम क्षेत्र में सड़क बनाने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने रोक दिया। ये 73 दिनों तक चला गतिरोध था। गलवान घाटी की हिंसक झड़प 2020। दशकों बाद भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए और चीन के भी कई सैनिक मारे गए। इस घटना ने भारत चीन संबंधों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तवांग 2022। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भी चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने विफल कर दिया। 4. भारत का पलटवार और वैश्विक कूटनीति। गलवान के बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया कि सीमा पर शांति के बिना व्यापार और सामान्य संबंध नहीं चल सकते। आर्थिक प्रहार। भारत ने सुरक्षा कारणों से टिकटॉक, पबजी सहित सैकड़ों चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही चीनी कंपनियों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और 5G ट्रायल्स पर भी कड़ी शर्तें लगा दी। सैन्य बुनियादी ढांचा। भारत ने भी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO के जरिए सीमा पर सड़कों, पुलों और सुरंगों जैसे अटल टनल, सेला टनल का जाल बिछा दिया है, ताकि सेना की आवाजाही तुरंत हो सके। क्वाड और रणनीतिक स्वायत्तता। हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड को मजबूत किया है। पश्चिमी देश भारत को चीन के एक मजबूत काउंटरवेट, संतुलनकारी शक्ति के रूप में देखते हैं। भाग 2. चिप युद्ध, सेमीकंडक्टर वॉर, 21वीं सदी का नया शीत युद्ध। अगर 20वीं सदी में देशों की ताकत उनके पास मौजूद तेल, ऑयल और परमाणु हथियारों से तय होती थी, तो 21वीं सदी में ये माइक्रोचिप्स, सेमीकंडक्टर्स से तय हो रही है। 1. सेमीकंडक्टर का महत्व। आज आपके स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रिक कारें, इंटरनेट और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, सब कुछ इन छोटे छोटे सिलिकॉन चिप्स पर निर्भर है। जो देश सबसे एडवांस चिप्स बनाएगा और उन्हें कंट्रोल करेगा, वही भविष्य की आर्थिक और सैन्य महाशक्ति होगा। 2. सप्लाई चेन का एकाधिकार, चोक पॉइंट्स। चिप बनाना दुनिया की सबसे जटिल और महंगी प्रक्रिया है। कोई भी एक देश इसे अकेले नहीं कर सकता, लेकिन इसके उत्पादन पर कुछ ही देशों का एकाधिकार है। चिप डिज़ाइन, दिमाग, इसमें अमेरिका का वर्चस्व है। NVIDIA, AMD, Intel, Apple। चिप निर्माण, फैक्ट्री या फाउंड्री। दुनिया की 60% चिप्स और 90% सबसे एडवांस चिप्स सिर्फ एक जगह बनती हैं, ताइवान, TSMC कंपनी। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक दिन में ठप हो सकती है। मशीनें, उपकरण। एडवांस चिप्स बनाने के लिए EUV लिथोग्राफी नामक मशीनों की ज़रूरत होती है। दुनिया में ये मशीन केवल एक कंपनी बनाती है, नीदरलैंड की ASML। यह मशीन इतनी जटिल है कि इसकी तकनीक कॉपी करना लगभग असंभव है। 3. अमेरिका बनाम चीन, चिप युद्ध की रणनीति। अमेरिका जानता है कि अगर चीन को AI और एडवांस हथियारों में आगे बढ़ने से रोकना है, तो उसकी चिप सप्लाई काटनी होगी। अमेरिकी प्रतिबंध। अमेरिका ने चिप्स एक्ट लागू किया है और नीदरलैंड तथा जापान के साथ मिलकर एक समझौता किया है। इसके तहत चीन को न तो सबसे एडवांस चिप्स बेची जा सकती हैं और न ही उन्हें बनाने वाली ASML की मशीनें। तकनीकी नाकाबंदी। अमेरिका ने चीन की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी SMIC और टेक जायंट हुआवे को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। 4. चीन का पलटवार और संघर्ष। चीन इस नाकाबंदी से घबराया हुआ है, लेकिन हार नहीं मान रहा है। वह अपनी घरेलू चिप इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए अरबों डॉलर बिग फंड खर्च कर रहा है। चीन पुरानी पीढ़ी की चिप्स, लेगेसी चिप्स के निर्माण में अपनी क्षमता तेजी से बढ़ा रहा है, जिनका इस्तेमाल कारों और घरेलू उपकरणों में होता है। गैलियम एंड जर्मेनियम जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर चीन ने रोक लगा दी है, जो चिप बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में आवश्यक हैं। चीन दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि अगर उसे तकनीक नहीं मिलेगी तो वो कच्चा माल रोक देगा। 5. इस युद्ध में भारत की एंट्री, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। भारत भी समझ चुका है कि चिप्स के लिए
ताइवान या चीन पर निर्भर रहना सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत $10 अरब का इंसेंटिव पैकेज घोषित किया है। गुजरात और असम में टाटा और माइक्रॉन जैसी कंपनियों ने भारत के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने शुरू कर दिए हैं। भारत खुद को वैश्विक सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद विकल्प China+1 के रूप में स्थापित कर रहा है। निष्कर्ष: आज की वैश्विक राजनीति एक दोराहे पर खड़ी है। हिमालय की ऊंचाइयों पर चल रहा सीमा विवाद और सिलिकॉन वैली से लेकर ताइवान तक चल रहा चिप युद्ध, दोनों का उद्देश्य एक ही है: आने वाले दशकों के लिए शक्ति का संतुलन तय करना। इस पूरी बिसात में भारत की भूमिका सिर्फ एक मूक दर्शक की नहीं, बल्कि एक अहम रणनीतिक खिलाड़ी की हो चुकी है।